नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन स्मार्टी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सुधारों की घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि श्रम सुधारों का उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, श्रमिकों के हितों की रक्षा करना और कोविड महामारी से प्रभावित उद्योगों और व्यवसायों को दोबारा पटरी पर लाना है। अभी तक प्रदेश में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ही दुकान खुलती थी, लेकिन दुकान और स्थापना अधिनियम में संशोधन किया गया है। अब प्रदेश में दुकान सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खुलेंगी। इससे दुकानों के सामने अनावश्यक भीड़ नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकेगा। कोविड महामारी के दौरान कारखानों में काम करने की पारियों की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर अब 12 घंटे कर दी गई है। हफ्ते में 72 घंटे तक ओवरटाइम की अनुमति दी गई है। 3 महीनों के लिए कारखानों को फैक्ट्री इंस्पेक्टर के निरीक्षण से मुक्ति दी गई है। नियोजक खुद अपने द्वारा चुने गए तृतीय पक्ष के निरीक्षकों से कारखाने का निरीक्षण करा सकेंगे। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी दुर्घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने एक ट्वीट कर लिखा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास पटरी पर सो रहे 14 मजदूरों की मालगाड़ी दुर्घटना में मौत अत्यंत दुखद है। यह दुर्घटना घर जाने की चाह रखने वाले इन मजदूरों के प्रति हमारी संवेदनशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। इधर सभी मृतकों की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। महाराष्ट्र गुजरात में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को विशेष ट्रेनों से वापस लाया जा रहा है। रतलाम को एंट्री पॉइंट बनाते हुए श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन रतलाम पहुंची। करीब 1200 मजदूर रतलाम पहुंचे। ये बड़वानी, धार, खंडवा, इंदौर अन्य जिलों के हैं। इन्हें रतलाम स्टेशन पर उतारने के बाद स्वास्थ्य जांच कर मास्क, सैनिटाइजर, भोजन पैकेट देकर बसों से रवाना किया गया। गौरतलब है कि 5 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन रतलाम तक परिचालित की जाएंगी। यह सिलसिला 8 मई से 12 मई तक चलेगा और 5000 मजदूरों को वापस मध्य प्रदेश लाया जाएगा। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने का सरकार और रेलवे के विशेष प्रयासों से किया जा रहा है। देश के विभिन्न शहरों में फंसे मजदूरों की वापसी कराई जा रही है। इसी तरह पंजाब के लुधियाना में फंसे करीब 1200 मजदूरों को स्पेशल ट्रेन के जरिए मध्य प्रदेश ग्वालियर लाया गया। रेलवे स्टेशन पर आने के बाद सभी की स्क्रीनिंग की गई और उन्हें भोजन भी कराया गया। इसके बाद उन्हें बस से उनके गृह नगर भेज दिया गया। मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन के ग्वालियर स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ की देखरेख में यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत बोगियों से उतारा गया और स्टेशन पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनकी स्क्रीनिंग की। जानकारी के अनुसार 24 बोगी की इस ट्रेन में छतरपुर, भिंड, मुरैना, अशोकनगर, पन्ना जिलों के मजदूर ग्वालियर पहुंचे हैं, जिन्हें 40 बसों में बिठाकर उनके घर रवाना किया गया। पंजाब लुधियाना वहाँ लॉकडाउन पहले शुरू में हुआ था, तब से फंसे हुए थे। वहाँ पे हम 15 आदमी थे। अभी गाड़ी में कचू यहाँ लाइन में लगे हैं और वहाँ से आ रहे हैं। हम सबलगढ़ जाएंगे। बस वहाँ से मिली थी, गाड़ी में बैठाया था। अब यहाँ से पता नहीं, यहाँ से बस मिलेगा तो यहाँ से सबलगढ़ जाएंगे, सबलगढ़ से घर जाएंगे। टिकट वगैरह मिला था? हाँ, टिकट मिला है। वहाँ पुलिस वाले ने दिए थे। वहाँ टिकट का पैसा वगैरह लिया? नहीं, पैसा नहीं लिया कोई भी। खाना भी दिया था, उन लोगों ने खाना खाया था बढ़िया, और पानी भर के दिया था और बढ़िया सफ़र कटा है। आप देने ही गए थे? ये पंजाब प्रांत से जो मध्य प्रदेश के रहने वाले पंजाब के विभिन्न जिलों में काम कर रहे थे, वो पंजाब से आए हैं और 24 कोचों की एक ट्रेन आई जिसमें लगभग 1200 मजदूर हैं। यहाँ से ले जाने की क्या व्यवस्था है? यहाँ से आरटीओ द्वारा 40 बसें लगाई गई हैं जो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जहाँ के मजदूर होंगे, स्क्रीनिंग उपरांत और उनको जलपान उपरांत उनके संबंधित जिले में रवाना किया जाएगा। अभी तक क्या जानकारी मिली है सर, ये कहाँ के मजदूर हैं, कहाँ के? अभी तक जो लोग आए हैं उसके हिसाब से छतरपुर, पन्ना, भिंड, मुरैना और अशोकनगर अपने ग्वालियर जिले के भी होंगे, दतिया के भी होंगे, शिवपुरी के भी होंगे। इस तरीके से विभिन्न जिलों के लोग हैं।
महाराष्ट्र के जालना स्टील प्लांट में काम करने वाले मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल जिले के 16 मजदूरों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह दुखद हादसा औरंगाबाद से 10 किलोमीटर दूर स्थित करमाड में हुआ। यह सभी मजदूर शुक्रवार को औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से छूटने वाली विशेष ट्रेन में सवार होने के लिए जालना से रात को रवाना हुए थे और कुछ देर विश्राम करने के लिए पटरी पर ही लेट गए। इसी दौरान ये सभी मालगाड़ी की चपेट में आ गए। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवारों की 5-5 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है औरंगाबाद में जो मजदूर मारे गए हैं उनके परिवार की सहायता के लिए। जी, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया औरंगाबाद रेल हादसे में हृदय अंदर ऐसा कटुगर्भ हुआ है कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। संवेदना से मन भर जाता है। मैंने रेल मंत्री से बात की और उचित व्यवस्था की मांग की है। प्रदेश सरकार की तरफ से हर एक मृतक श्रमिकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश सीएम ने अपील की है मजदूरों से जो जहां है वो वहीं रहें। शासन इसकी व्यवस्था कर रही है, उनको किसी प्रकार से पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। और मध्य प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक विशेष दल वहां पर महाराष्ट्र में भेजा गया है। उन मजदूरों की जो मृत्यु हुई है उनके जो अंतिम यात्रा है या उसको पूरी तैयारी के लिए। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना संकट काल के बीच मध्य प्रदेश में धीरे धीरे उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यही कारण है कि चुनाव से पहले सीनियर आईएएस ऑफिसर वीरा राणा को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का जिम्मा दिया गया है। 1988 बैच की आईएएस अफसर वीरा राणा मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की कमान संभालेंगी। वीरा राणा इससे पहले खेल एवं युवा कल्याण विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर थी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BL कांता राव के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद से ही यह पद खाली हो गया था। वहीं कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए अभी तक इंदौर और भोपाल के मेडिकल कॉलेज में भेजना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिला प्रशासन के प्रयासों से कोरोना सैंपल जांच के लिए मशीन खंडवा मेडिकल कॉलेज आ चुकी है। लगभग एक सप्ताह में अन्य व्यवस्थाओं के पूर्ण होने पर खंडवा मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला में ही कोरोना संक्रमण संबंधी जाँच होने लगेगी। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुंदरियाल ने गुरुवार को खंडवा मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मशीन के इंस्टॉलेशन के संबंध में डॉक्टर अमित रंगारी से चर्चा की। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रंगारी ने बताया कि इस मशीन से प्रतिदिन लगभग 90 से 100 सैंपल तक की जांच हो सकेगी और एक सप्ताह में यह मशीन अपना कार्य प्रारंभ कर देगी। तो कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए अभी तक इंदौर और भोपाल के मेडिकल कॉलेज भेजे जाते थे, जिसमें काफी समय भी लग जाता था, लेकिन अब एक नई व्यवस्था की गई है। दरअसल खंडवा जिला प्रशासन के प्रयासों से कोरोना सैंपल जांच के लिए मशीन खंडवा मेडिकल कॉलेज आ चुकी है। लगभग एक सप्ताह में अन्य व्यवस्थाओं के पूर्ण होने पर खंडवा मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला में ही कोरोना संक्रमण संबंधी जांच होने लगेगी। कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुंदरियाल ने गुरुवार को खंडवा मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मशीन के इंस्टॉलेशन के संबंध में डॉक्टर अमित रंगारी से चर्चा की। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रंगानी ने बताया कि इस मशीन से लगभग 90 से 100 सैंपल की जांच रोजाना हो सकेगी। कंपनी की पॉलीमरेज रिएक्शन आ जाएगी जी, मशीन इसमें अपने को 6 से 8 घंटे में अपना कोविड का टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। बाकी लैब में बाकी प्रोसेसिंग है, अलग अलग इससे होती है प्रोसेसिंग। पहले वहाँ पे RNA जो है ना, RNA एक्सट्रैक्शन किया जाता है, एनेलिंग, और उसको फिर मिक्स करके आखिरी में यहाँ पे वो प्लेट पे लाया जाता है ट्यूब में, ट्यूब वाली है, और ट्यूब में ये 1 का मिलियन कॉपीज बनाएंगे, अच्छा मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, जिससे हम ये इस पे रीड करेंगे, ग्राफ आएगा।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड में गैस रिसाव की घटना के मामले में कंपनी मालिक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर दीपक गुप्ता के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायगढ़ के उप संचालक की ओर से जारी किए गए इस नोटिस के मुताबिक कंपनी मालिक को 3 दिन के अंदर जवाब देना होगा। अगर वह दिए गए समय के अंदर इस घटना का कारण नहीं बताते हैं तो उनके मिल का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पुसोर क्षेत्र के तेतला स्थित शक्ति पेपर मिल में बुधवार को गैस रिसाव से 7 मजदूर बीमार हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है। सभी का इलाज जारी है। रायगढ़ एसडीएम के मुताबिक लॉकडाउन के कारण कंपनी लंबे समय से बंद चल रही थी। बुधवार को कंपनी खुलने पर स्टाफ के 5 से 7 मजदूर मिल पहुंचे थे। उसी दौरान कंपनी में गैस का रिसाव हो गया, जिससे 7 मजदूर बीमार हो गए। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने प्रदेश की मंत्री सुश्री मीना सिंह जी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम औरंगाबाद भेजी है। घायलों के उचित उपचार की व्यवस्था और जो भाई हमारे बीच नहीं रहे उनके पार्थिव शरीर को लाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पीड़ित परिवारों को तत्काल 5-5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। रेल मंत्री से मैंने आग्रह किया तो घटना की जांच के निर्देश दे दिए। हम इसकी जांच भी करवाएंगे कि जालना की जिस फैक्ट्री में, स्टील फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे, वहां से वो किन परिस्थितियों में चल दिए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। मेरी आपसे अपील है कि इन परिवारों की व्यवस्था तो हम करेंगे, लेकिन आप अपने मन से पैदल मध्य प्रदेश के लिए ना निकलें। मध्य प्रदेश की सरकार, हम हर संभव व्यवस्था कर रहे हैं अपने मजदूर भाई बहनों को अलग अलग राज्यों से लाने की। अब तक बसों से और ट्रेनों से 1.25 लाख मजदूर भाई बहनों को हम मध्य प्रदेश ला चुके हैं। ट्रेनें लगातार आ रही है। अभी तक 11 ट्रेनें आ चुकी है, 10 कल आने वाली है, 40 ट्रेनें और तैयार हैं, और जितनी ट्रेनों की जरूरत पड़ेगी हम व्यवस्था करेंगे। आप विश्वास कीजिए, सुरक्षित आपको मध्य प्रदेश में घर ले जाएंगे, ट्रेन से उतार के बस में बैठा के आपके घर पहुंचाएंगे। उतावली मत कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। आपका जीवन हमारे लिए कीमती है, इसलिए मेरी प्रार्थना है आप जहां है वहां से कंट्रोल रूम मध्य प्रदेश के फोन नंबर कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कंट्रोल रूम का फोन नंबर है 0755 24 111 80, अंग्रेजी में 0755 24 11180। आप फोन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर अपने मन से मत चलिए, आपके पास सूचना आएगी किस तारीख को कहां से आपकी ट्रेन रवाना होगी। आप तब चलिए, वो भी पैदल नहीं। आपको ट्रेन तक पहुंचाने की व्यवस्था हम करेंगे, उसके बाद ही आप आए। धैर्य ना खोएं, संयम ना खोएं, जल्दीबाजी ना करें। हम सुरक्षित आपको घर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। और वहीं मध्य प्रदेश के जैन जिले में किसानों की फसल खरीदी के लिए 175 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। फसल खरीदी केंद्र पर किसानों को 24 से 36 घंटे तक का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। खरीदी केंद्रों के बाहर तपती गर्मी के बीच किसानों के ट्रैक्टर को लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा खरीदी केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव है।
जिसके चलते किसानों की परेशानी दोगुनी हो गई है। मैं यहाँ गेहूँ लेके आया था। कल मेरे को शाम को मैसेज आया था गेहूँ के लिए, तो मैं कल शाम को 7 बजे से लेके आया हूँ गेहूँ। तो कल शाम से ही लाइन में लगा हूँ मैं, तो अब जाके नंबर आया है मेरा पूरे 24 घंटे में जाके। और इतनी परेशानी आ रही है कि हद से ज़्यादा। अभी रास्ते में तो कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ लालपुर में बस एक टंकी रखी हुई, उसके बाद साइलों में, उसके बीच में 3 किलोमीटर के अंदर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कोई अधिकारी आपसे मिलने आया कुछ? अभी हाल फिलहाल तो पूरी रात हो गई मेरे को, और दिन में भी कोई अधिकारी नहीं आए। अभी किसी की गाड़ी आके गई है उधर, लेकिन मैं बता नहीं सकता कौन थे वो। कितनी लंबी लाइन लगी? लाइन अभी तो ये समझ लो आप 4 किलोमीटर की लाइन है, लेकिन सुबह 7 से 8 किलोमीटर लाइन थी, 7 किलोमीटर करीब लाइन। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किसानों की फसल खरीदी के लिए 175 केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। फसल खरीदी केंद्र पर किसानों को 24 से 36 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। खरीदी केंद्रों के बाहर तपती गर्मी के बीच किसानों के ट्रैक्टरों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। इसके अलावा खरीदी केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव है, जिसके चलते किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों को लगभग 24 से 36 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अपनी बारी के लिए वे 24 घंटे तक का भी इंतजार कर रहे हैं। वहीं खरीदी केंद्रों के बाहर तपती गर्मी के बीच किसानों के ट्रैक्टरों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र यादव इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। किसानों को क्या कुछ परेशानियां आ रही है फसल खरीदी केंद्रों पर? किसानों को मैसेज द्वारा बुलाया जा रहा है, लेकिन उनको बुलाने के बाद में भी उनको 24 से 36 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है। उसके बाद अगर गेहूं में रात के कारण कुछ नमी आ जाती है तो उसे कहा जाता है कि खेतों में डाल दिया जाए उसे, और जिससे वो सूख जाए। उसके कारण तो किसानों को तकलीफ हो रही है, और ना तो पानी पीने की कोई व्यवस्था कर रखी है प्रशासन ने, और ना ही उनके भोजन की कुछ व्यवस्था कर रखी है। और ये कोरोना के इसके अंदर सैनिटाइज भी नहीं किया जा रहा उनको किसी प्रकार से भी। विजेंद्र, क्या हर खरीदी केंद्र पर इसी तरह का हाल है? हर खरीदी केंद्र पर इसी तरह का हाल है, सभी जगह इसी तरह का हाल है। तो आखिर उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अपनी खबर हुई है और उनके बाद अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की गई थी, तो उन्होंने कहा है कि हम हमारे अधिकारियों को वहाँ भेज रहे हैं, थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच जाएंगे। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उज्जैन कलेक्टर श्री सतंग मिश्रा जी का यहाँ से ट्रांसफर हुआ है और नवागत कलेक्टर श्री आशीष सिंह आए हुए हैं, तो हो सकता है इस कारण से भी उन्हें कुछ मिस हुआ हो। ठीक है विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित है। यहाँ 1700 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और इस खतरनाक वायरस के चलते यहाँ 86 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं शहर के एक अस्पताल पर मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है, जहां एक अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया था कि अस्पताल की लापरवाही के चलते पिछले 6 घंटे में 4 मरीजों की मौत हुई। वीडियो के वायरल होने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। इस मामले पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए इस चिकित्सा संस्थान पर शुक्रवार से अस्थायी तौर पर रोक लगा दी। मृतकों में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज भी शामिल है। कल जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मैं और हमारे साथ में 2 अन्य वरिष्ठ चिकित्सक गए थे और मौका पे हमने पूरी जांच की, दस्तावेज का पूरा अध्ययन किया और दस्तावेजों को हमने अपने सुपुर्दगी में भी ले लिया है। और वहाँ देखने पर ये प्राप्त हुआ कि कल पूरे दिन में वहाँ पर 6 मौतें हुई थी, जो 6 घंटे के अंतराल में हो गई थी। पहली मौत सुबह 11:30 बजे के करीब हुई थी। इसके बाद शाम को 3:40 से लेकर 5-5:30 बजे तक, यानी कि पौने 2 घंटे में पुनः 3 मौतें हो गई थी। तो इनका जो भी कारण था वो पूरा अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन करने के पश्चात जो भी गलतियाँ निकलेंगी या जो भी उसमें कमियाँ पाई गई या जो भी लापरवाही पाई गई, अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर कार्य करेंगे। अभी क्या एक्शन लिया सर? वर्तमान में हमने उनके सारे जो पेशेंट का एडमिशन इत्यादि बंद कर दिया है, चूँकि वहाँ पर अभी 14 मरीज हैं, एक आईसीयू में और
माफ़ कीजिएगा 13 मरीज हैं, एक आईसीयू में और 12 जनरल। तो आईसीयू मरीज की स्थिति को देखते हुए कल रात को इसको सील नहीं किया गया है, लेकिन उनको अस्थायी रूप से स्थगित लाइसेंस को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है, ताकि वो अब आगे कोई भी नया एडमिशन ना ले। इन मरीजों की शिफ्टिंग कराने पे विचार किया जा रहा है। अभी जाके देखते हैं मरीजों की क्या स्थिति है। इसके बाद इन्हें मेडिकल कॉलेज में, चाहे तो एमटीएच कंपाउंड में या एमआरटीबी में या न्यू चेस्ट वार्ड में, जहाँ उचित लगेगा वहाँ पर इनको हम शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के पश्चात बाकी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी से जहां पूरा देश लड़ रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में मनगवा थाना के मनिकावार चौकी में पदस्थ आरक्षक अपने विभाग के लोगों से परेशान होकर नेशनल हाईवे 30 जाम कर दिए। आधे घंटे से रीवा से बनारस की ओर जाने वाली वन साइडेड हाईवे जाम रही। जाम करने का कारण आरक्षक शहाबुद्दीन खान ने बताया है कि मुझे बिसरा लेकर सागर जाना था। मैंने मुंशी जी से कहा कि मुझे सागर गाड़ी से छुड़वा दें, पर मुंशी जी ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। थाना प्रभारी को भी यह बात पता है, लेकिन मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे दुखी होकर मैं आज जाम लगा रहा हूं। इस घटना के बाद हाईवे पर हड़कंप मच गया। चारों तरफ से लोग जमा हो गए। अफरा तफरी में पुलिस प्रशासन नेशनल हाईवे पर पहुंची और वहां पहुंचकर जाम को खुलवाया गया। तो कोरोना वायरस महामारी से जहां पूरा देश लड़ रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा में मनगवा थाना के मनिकावार चौकी में पदस्थ आरक्षक अपने विभाग के लोगों से परेशान होकर नेशनल हाईवे 30 जाम करने पहुंच गए। आधे घंटे से रीवा से बनारस की ओर जाने वाली वन साइडेड हाईवे जाम रही। जाम करने का कारण आरक्षक शहाबुद्दीन खान ने ये बताया है कि उन्हें बिसरा लेकर सागर जाना था और उन्होंने इस बाबत मुंशी जी से बात भी की और कहा कि सागर तक गाड़ी से उन्हें छुड़वा दिया जाए, पर मुंशी जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही थाना प्रभारी को भी ये बात पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी आरक्षक के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे दुखी होकर आरक्षक ने जाम लगा दिया। इस घटना के बाद हाईवे पर हड़कंप मच गया। चारों तरफ लोग जमा हो गए। अफरा तफरी में पुलिस प्रशासन को नेशनल हाईवे पहुंचना पड़ा और वहां पहुंचकर जैसे तैसे जाम को खुलवाया गया। जाम हम नहीं लगाए। हमारा कहने का मतलब ये है, हम शासकीय कर्मचारी हैं, आरक्षक हैं, इसलिए स्तर के आरक्षक हैं। हमको ये विसरा वगैरह ये लेके सागर जाना है। ठीक है जी। हम थाने से गाड़ी बोले कि हमको छुड़वा दीजिए, बस इतनी सी बात है। थाना साहब किससे बोले छुड़वा दीजिए? मुंशी जी से। आपने थाना प्रभारी को नहीं बताया? प्रभारी सर को पता है कि आप बिसरा लेके जा रहे हैं? हाँ, ये लेके जा रहे हैं। उनका क्या कहना है? वो कुछ नहीं बोले। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में वैनगंगा नदी में एक पुलिस आरक्षक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस आरक्षक समीर शेख दोपहर के समय नदी के शंकर घाट पर स्नान करने गया हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया गया। आरक्षक जिले के रामपायली का रहने वाला था, जो पुलिस लाइन में पदस्थ था। घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर एसपी अभिषेक तिवारी भी पहुंचे। उनकी मौजूदगी में ही आरक्षक का शव निकाला गया। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का ये मामला है, जहां नदी में एक पुलिस आरक्षक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस आरक्षक समीर शेख दोपहर के समय नदी के शंकर घाट पर स्नान करने गए हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर शव को बरामद किया है। आरक्षक जिले के रामपायली का रहने वाला था, जो पुलिस लाइन में पदस्थ था। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक ऐसा वाकया देखने को मिला है, जो अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है, जहां एक सास और ससुर ने अपने बहू की शादी कराई। मामला रतलाम के शहर काटजू नगर का है। यहां पर 65 वर्षीय सरला जैन के पुत्र मोहित जैन का आष्टा निवासी सोनम के साथ 8 साल पहले विवाह हुआ था, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही पुत्र मोहित कैंसर से पीड़ित हो गया। 3 सालों तक बहू सोनम ने अपने पति की जमकर सेवा की, लेकिन जीवन की जंग मोहित हार गया। उसके बाद भी सोनम सास ससुर के पास बेटी की तरह रहने लगी। सोनम की सास को अपनी बहू की चिंता होने लगी थी, जिसके चलते उसने अपने भाई ललित कांठेड़ और सोनम के परिजनों से पुनर्विवाह की बात की और सबको सहमत कर सोनम का रिश्ता नागदा पक्का कर दिया। इस शादी में लॉकडाउन भी आड़े नहीं आया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सकुशल शादी संपन्न करवाई गई। आपकी बहू की अभी शादी की आपने, कहाँ पे की है? अपन तो बहू नहीं लाए थे, बेटी लाए थे। वो रास्ता की हो मध्य देश ले रखी बेटी को। अच्छा, बहू को बेटी बनाकर आपने बेटी लेकर थे, बहू तो थी।
और 13 में शादी करी, 16 के लगभग बेटा बीमार हो गया। 3-4 साल उसने अच्छी सेवा करी उसकी, फिर बेटा चला गया। तो फिर अपन ने सोचा अपने एज तो है ही नहीं रहने की, अपने कितने ज़िंदगी में समय है, इसलिए उसको 12 दिन में अपन ने सोच विचार के संबंध तय कर लेता। और शादी अपन ने डील कर दी उनके परिवार के हिसाब से, फिर तो अपन जल्दी कर लिया। लड़का क्या करता है? ये केमिकल वगैरह का काम है, सीए सब कर रखा है। कहाँ पे की शादी आपने? नागदा जंक्शन। क्या नाम है? नयावती सौरभ जैन। लड़की कहाँ तक पढ़ी हुई है? लड़की भी LLB के अच्छी कर सब, मतलब संगीत के इसमें होशियार है। और बंदा से बेटी से ज़्यादा, बहू को आपने अपनी बेटी बनाकर? बेटी से उसको ज़्यादा मैंने बेटी मान के रखा था। जो आपने शादी अभी आपकी बहू की है, हाँ, ये कहाँ की बहू है? ये आष्टा के हैं, बेटी है। और मेरे बेटे की ब्याह करके 8 साल शादी को हुए और बीमारी से 3 साल से ग्रसित है, तो वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी उम्र के हिसाब से मैं इसको शादी करूं ताकि ये इसके जीवन में शुभ मंगल रहे। और मैंने विचार कर लिया, इसलिए मैंने इसकी संबंध करके ने शादी कर। कहाँ करी शादी? नागदा। किसके साथ की? सौरभ के साथ। सौरभ कोलन। कितना समय हो गया शादी करे को? शादी 4 मई में निपटाई, लॉकडाउन में 20 देने की सहमति से। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।